हेलो। कल हमने बात किया था फलन के बारे में, तो फलन क्या होता है और इसके प्रांत, सह-प्रांत और परिसर। इसके बाद बात किया था हमने कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने इस टाइप से बात किया था कि कोई फलन, मान लो ए, कोई फलन है एफ, ए से बी। फलन क्या है? ए से बी। कोई भी फलन होगा, कहाँ से कहाँ है? ए से बी है। तो इस फलन का हमने प्रांत ज्ञात किया था, सह प्रांत ज्ञात किया था और क्या ज्ञात किया था? परिसर ज्ञात किया था। उदाहरण कुछ मैंने इस प्रकार लिया था 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। एक का मैं ए से कर दे रहा हूँ, 2 का बी से कर दे रहा हूँ, 3 का सी से कर दे रहा हूँ, 4 का सी से कर दे रहा हूँ। क्या ये फलन है? फलन की परिभाषा क्या थी कि यदि फलन ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, तो ए का प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। ए में कोई खाली नहीं बैठा है और समुच्चय ए का कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका एक से ही है, एक से अधिक से नहीं है। तो ये फलन है। तो इसका प्रांत भी होगा, इसका प्रांत भी होगा, सह प्रांत भी होगा और क्या होगा? परिसर भी होगा। ये होगा आपका। तो प्रांत के बारे में कल मैंने क्या बोला था आपसे कि जहां से चलता है, कहां से चल रहा है? ए से चल रहा है, ए से चल रहा है, तो इसका क्या होगा? प्रांत। ए में कौन कौन है? 1 2 3 4। ए में तो अपने पास इसका प्रांत क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। सह प्रांत जिस पे खत्म होता है। सह प्रांत क्या हो गया? जिस पर खत्म होता है। किस पे खत्म हो रहा है? बी पे। तो बी के सभी अवयव क्या बन जाएंगे इस फलन एफ का? सह प्रांत। तो क्या बन जाएगा आपका? ए बी सी डी ई। ये क्या बन गया? इस फलन एफ का सह प्रांत। अब इसके बाद परिसर के बारे में बोला था मैंने कि सह प्रांत के वह अवयव जो प्रांत के अवयव से संबंध में हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, सह प्रांत में कौन कौन है? ए बी सी डी ई। ए का क्या संबंध है? हाँ है, एक से। तो परिसर में आ जाएगा अपने पास। तो ए परिसर में आ जाएगा। बी का संबंध है, बी आ जाएगा। सी का संबंध है 3 से और 4 से, तो सी आ जाएगा। क्या? डी आएगा परिसर में? डी का किसी से संबंध नहीं है, तो डी नहीं आएगा। क्या? ई आएगा? नहीं आएगा। तो ये हो गया परिसर। प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया और क्या हो गया? परिसर हो गया। अब हमने जब फलन आपको इस प्रकार से दिया हो, ए से बी, समुच्चय ए से बी, तो इसका प्रांत, सह प्रांत, परिसर। लेकिन नॉर्मली हमें पूरे मैथ में आगे जो चैप्टर मिलेंगे उसको आपको इस रूप में देगा, एफ एक्स। अब कोई फलन देगा इस टाइप से एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये फलन देगा। हम 11th में इस टाइप का फलन देखे हुए हैं। तो अब इसका प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? क्या होता है? अब इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसका प्रांत सीखेंगे और क्या सीखेंगे? परिसर सीखेंगे। मेन तो ये है। अभी तो बात करते हैं, अगर इस रूप में दिया है ए से बी, तो जहां से चलते हैं वो प्रांत बन जाएगा। जिस पर खत्म होगा वो क्या बन जाएगा? सह प्रांत बन जाएगा। और जिस पर खत्म हुआ है उसके वह अवयव जो प्रांत के अवयव से क्या हो? संबंध में हो, तो उसका ये प्रांत बन गया। इसको लिख भी सकते हो आप। ये क्या बन जाएगा? प्रांत। ये क्या बन जाएगा आपका? सह प्रांत। अब बी के वह अवयव जो ए से संबंध में हो वो क्या बनते हैं? इस फलन एफ का परिसर बन जाते हैं। अब लेकिन हमें फलन इस टाइप से नहीं मिलेगा। फलन नॉर्मली अपन इस टाइप से मिलता है। आप समझो कि इसी पे कम से कम नहीं तो 5-6 चैप्टर अपने पास हैं 12th में पढ़ने के लिए। इसी फलन का आप सातत्य चेक करोगे, अवकलनीयता चेक करोगे, फिर इस फलन एफ का अवकलन ज्ञात करोगे, समाकलन ज्ञात करोगे। तो पूरा ही आधा मैथ अपना, जो आधा सिलेबस है अपना, वो किस पे डिपेंड है? फलन पे है। तो इस फलन एफ का प्रांत, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं
थोड़ा सा उसको अपन देख लेते हैं। 11th में मैंने सिखाया हुआ है आप सबको, लेकिन एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा इस fx का कैसे निकालते हैं अपना प्रांत परिसर। तो अपने पास मान लीजिए ए है, अपने पास कोई फलन मैंने ले लिया उदाहरण के तौर पर f(x²) ले लिया। अब इसका प्रांत परिसर, थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ हमने 11th में सीखा हुआ था, कैसे बनता तो इस रूप से है। ये बनता है x² का ग्राफ है, ये क्या है x² का ग्राफ है। तो अपन जब इस पे बात करेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं कैसे x² का। एक फलन का मैं उदाहरण लेकर आपको समझा दे रहा हूं कि किस प्रकार से बनता है। तो देखो मैं कुछ x के मान लूंगा, मान लो मैं x का मान 1 ले रहा हूं। तो कल मैंने बताया था कि यहां पर आप सीख लेना x बराबर 1, तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। ये क्या बनेगा आपका f1। तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1, यहाँ पर 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1। मान लो x बराबर 2 ले लिया, तो f2, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपको 4 बन जाएगा। फिर मान लो f3, तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9। मान लो मैं x बराबर 0 ले रहा हूँ, तो f0, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा 0। ऐसे f-1 ले रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 बनेगा। -2 ले रहा हूँ, तो -2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बनेगा। ऐसे -3 ले रहा हूँ, तो -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। इसको हमने ले लिया। अब इसको ग्राफ इसी रूप का बनेगा, बना आपको दिखा दे रहा हूँ बनाकर, आपको कुछ भी नहीं करना। अब ध्यान से समझना, ये अपना क्या होता है x अक्ष, ये क्या होता है अपना y अक्ष होता है। अब इसको बनाना, यहाँ पर x के मान ले रहा हूँ, तो x तो अपन इस पे चलने वाले हैं, x इस पे चलने वाले हैं, और जो मान निकल कर आया हुआ है, देखो 1 पे मान क्या निकल के आया, 1 पे फलन का मान क्या निकल के आया 1, 2 पे फलन का मान क्या निकल के आया है 4। तो अब क्या करेंगे, इसको y अक्ष पे चलेंगे। किस पे चलेंगे y अक्ष पे चलूंगा। तो ये समझो जो f1 आया हुआ है ये क्या है, कोई y है। ऐसे जो f2 आया हुआ है ये क्या है y है, f3 ये भी y है, f0, f-1, f-2, f-3 ये सब क्या है y पे चलेंगे अपन। और जो मान अपन लेते हैं, जो मान अपन लेते हैं वो किस पे चलते हैं x अक्ष पे चलते हैं। तो देखो मैं क्या था, जब x बराबर 1 लिया था, मैं नंबर कर दे रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। देखो ग्राफ पहले बनाने के लिए सीखते हैं, उसके बाद ग्राफ को याद कर लिया जाता है कि ग्राफ बनता कैसा। अब जैसे x² बोला तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर -1, -2, -3, -4 ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ले लेंगे। नीचे ले लेंगे -1, -2, -3, ये अपन नंबरिंग कर लिया हमने। अब क्या हो रहा है, x बराबर 1 पर f1 का मान कितना मिला 1 मिला है, तो x बराबर 1 पर इसका मान 1 है, तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगा। x बराबर 2 पर f2, 2 पे कितना मिला है 4, तो 2 पे हमें कितना मिला हुआ है 4, तो कुछ यहाँ पर जाकर मिलेगा आपको। ऐसे 3 पे कितना मिला हुआ है, x बराबर 3 पे क्या मिला हुआ है 9, तो 3 पे अपन सीधे यहाँ पर चले जाएंगे 9। 0 पे यहाँ पे 0 होता है, 0 पे तो 0 मिला हुआ था, x बराबर 0 पे क्या मिला है 0 मिला हुआ है। अब -1 पे क्या मिला है -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या आया हुआ है 1, तो -1 पर आपको क्या मिला है 1 मिला, ऊपर 1 मिलेगा यहाँ पर। अब -2 पे कहाँ जाएगा, -1 पे यहाँ मिला हुआ है, -2 पे क्या जाओगे ऊपर जाओगे 4 मिला हुआ, देखो -2 पे क्या मिला हुआ आपको +4 मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा +4 -2 पे। अब x बराबर -3 पे क्या मिला हुआ है 9, -3 पे आपको 9 ऊपर चले जाओगे। अब इन सबको आप मिला दो इस प्रकार से, तो कुछ इसी टाइप का बना हुआ है x²। ऐसे आप किसी भी फलन का आप क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। अब ध्यान से देखो हमने क्या किया हुआ है, x का मान तो x अक्ष पे चल दिया, हमें कोई डाउट नहीं हुआ भाई, x क्या है x अक्ष पे चलेंगे।
अब क्या हुआ था कि F1, F2, F3, F0, F-1, F-2 कुल मिलाकर क्या है fx को किस पे चले, तो अपन किस पे चले, y अक्ष पे। fx को किस पे चले, y अक्ष पे चले। तो आपको फलन कभी कभी डायरेक्ट कैसे देता है, fx बराबर क्या दे देगा, x²। यही fx अपन किस पे चल रहे हैं, y अक्ष पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, y अक्ष पे चल रहे हैं। तो इसी fx को, इसी फलन को fx की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, y बराबर x²। y बराबर क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं। ध्यान से समझ लेना आप, फलन दो प्रकार से मिलते हैं आपको, या तो fx बराबर क्या मिलेगा, x² मिलेगा। इसी fx को अपन क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि fx को अपन किस पे चल रहे हैं, y अक्ष पे चल रहे हैं। अब मैंने अभी बोला था कि इस फलन का, इस fx बराबर x² का यदि आपसे बोले कि प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, क्या बोला, प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, तो इस पे ध्यान से देखो। प्रांत जो अपन मान लेते हैं, इस फलन में जो मान अपन ले रहे थे, अपन मान क्या ले रहे थे अभी, x के मान अपने मन से ले रहे थे। x का मान मैंने 1 लिया था, x का मान 2 लिया था, x का मान 0 लिया था, x का मान 3 लिया था, x का मान -1 लिया था, x का मान -2 लिया था, x का मान -3। जो मान अपन लेते हैं वो क्या बनता है, फलन का प्रांत। दिमाग में बैठा लेना, जो मान अपन लेते हैं वो क्या बनता है, उस फलन का प्रांत। तो प्रांत अपन क्या ले रहे थे, x कहां पर है, x अक्ष पे है। कहां पर है, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे क्या होता है, प्रांत होता है। x अक्ष पे जो भी मान लिया जाता है वो क्या होता है, आपका प्रांत होता है। और जो मान निकल के आ रहे हैं, 1 पे मान कुछ निकल के आया है, 2 पर कोई मान निकल के आया फलन का, 3 पे फलन का मान निकल, जो मान निकल कर आता है उसको क्या बोलते हैं, उस फलन का परिसर बोलते हैं। उस फलन को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो y अक्ष पे आप देखो सारे मान किस पे जा रहे हैं, 1 आया था, ये 1 आया था तो किस पे गया था, y अक्ष पे गया था। 4 किस पे चले यहाँ पर, देखो 4 यहाँ पर है, ये y अक्ष पे है। 9 y अक्ष पर है। तो जो परिसर आता है किस पे चला जाता है, y अक्ष पे चला जाता है। परिसर किस पे जाता है आपका, y अक्ष पे। तो y अक्ष पे आपका क्या मिलता है, परिसर। ये आप दिमाग में बैठा लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सब। तो x अक्ष मतलब आप ऐसे चलोगे, यूं चलोगे तो प्रांत, जब ऐसे चलोगे तो क्या बनेगा, परिसर। कभी भी होगा आपका, किसी भी टाइप का फलन मिल जाए, प्रांत यूं चलोगे, देखो प्रांत ऐसे है तो प्रांत ऐसे चलेंगे, और परिसर ऐसे चलेंगे। तो ऐसे चलोगे तो प्रांत, और यूं चलोगे तो क्या बनेगा, परिसर बनेगा आपका। किसी भी फलन का आपका प्रांत परिसर आप ज्ञात कर सकते हो। अब इसको बताना हो कि इसका प्रांत क्या होगा, तो देखो अपन x अक्ष पे चल रहे हैं, इस सारी संख्याएं आ रही हैं। अब सारी संख्याएं किस पे आती हैं, सारी संख्याएं किस पे आती है, 11 में पढ़ाया गया कि किस संख्या में सारी संख्याएं आती हैं। सारी संख्याएं आ रही हैं, कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। भूल गए हो गए, इसको भी मुझे लग रहा है कि एक लेक्चर लेना पड़ेगा। वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते थे, r, याद हो आप सबको। तो इसका, इस फलन का प्रांत क्या बनेगा, r। कभी भी वास्तविक संख्या नहीं लिखते हैं, सीधे बोलेगा प्रांत क्या है, r। अब इसके परिसर के बारे में बात करते हैं कि इसका परिसर क्या होने वाला है। तब इसका परिसर पे ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है। अब शायद मुझे एक लेक्चर लेना पड़ेगा सारी संख्याएं बताने के लिए, प्राकृत संख्याएं, जिसको m से लिखते थे, 11th में बताया था कि आप याद कर लेना, क्योंकि आपको केवल r मिलेगा, वास्तविक संख्या लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आप यदि ये नहीं जानते हो कि r क्या है तो समझ में नहीं आएगा। सारी संख्याएं हैं यहाँ पर देखो 0 से 1 के बीच में, मैंने तो 1 पे सीधे मैंने 0 पे मान लिया हुआ है, 1 पे लिया हुआ है, 3 पे लिया है। क्या 0 और 1 के बीच में, चाहे 2 और 3 के बीच में √2 आएगा, 1 और 2 के बीच में √2 आएगा। √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो √2 कहीं पर यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारी संख्याएं किसमें होती हैं, वास्तविक संख्या। तो प्रांत क्या बनेगा, r। अब देखो परिसर के बारे में बात करते हैं। देखो एक ग्राफ x अक्ष के दाएं तरफ भी जा रहा है
देखो इसका ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या है, दाएं अक्ष की भी तरफ जा रहा है और इसका बाएं अक्ष की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स अक्ष के इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों तरफ की संख्याएं हैं, मतलब धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो कौन से हो गया, प्रांत आर। अब बात करते हैं अपन परिसर। परिसर क्या होता है, वाई अक्ष पे होता है। तो परिसर ध्यान से देखो, ग्राफ क्या एक्स अक्ष के नीचे दिख रहा है, आपका ग्राफ यहाँ पर इसके नीचे आ रहा है, सब ऊपर है। वाई अक्ष के ऊपर, सॉरी एक्स अक्ष के ऊपर की सारी संख्याएं हैं, नीचे तो ग्राफ आया ही नहीं, तो इसका परिसर आर नहीं बनेगा। क्या बनेगा, केवल धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसको आर प्लस लिख देते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या। तो किसी भी फलन का आपको क्या निकालना हो, प्रांत और परिसर। तो एक्स अक्ष पे देख लो कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, और वाई अक्ष पे देख लो कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफ से, मतलब फलन आपको इसी रूप से मिलेगा। तो इसका प्रांत और परिसर ऐसे निकालते हैं, देखते हैं जो मान आप ले रहे हो, सीधी सी बात है, जिस मान के लिए फलन परिभाषित हो, जिस संख्या के लिए फलन क्या हो, परिभाषित हो, हर एक मान पे जो भी मान ले रहे हो उसमें फलन का मान निकल कर आ रहा है, वो क्या होता है, प्रांत। और जो मान निकल कर आता है उन मानों से, x के मान 1 पर 1 जो मान निकल कर आता है वो क्या बनता है, परिसर बनता है। अब यहीं पर थोड़ा सा हिंट दे दूं आप सबको कि ये किसका होता था, f(x) बराबर x की घात 3 का, इसका होता था x की घात 3 का। अब इस ग्राफ को देख कर आप दिमाग लगाओ कि इसका प्रांत क्या बनेगा और परिसर क्या बनेगा। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो सोचो कि पहले तो प्रांत की बात करो, इसके प्रांत के बारे में बात करो कि प्रांत क्या होगा। प्रांत देखो, ग्राफ एक्स अक्ष के इधर भी है कि नहीं है, एक्स अक्ष के इधर ग्राफ है और दाएं तरफ भी है, और ये नीचे है लेकिन एक्स अक्ष के दाएं तरफ, बाएं तरफ भी है और दाएं तरफ है, मतलब सारी संख्याएं हैं। अब ये है सारी संख्याएं मतलब प्रांत, मतलब ये यूं चलोगे, मैंने बोला था ना, यूं चलोगे प्रांत, यूं चलोगे तो परिसर, तो ऐसे चल रहे हो तो प्रांत, तो सारी संख्याएं हैं आर। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्स की घात 3 में ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर भी है और एक्स अक्ष के नीचे, यहाँ पर देखो दोनों को इसीलिए बना दिया था अगल बगल के आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स अक्ष के ऊपर ही ग्राफ बना हुआ है, नीचे तो आया ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर भी है और नीचे भी है और सारी संख्याएं हैं, तो परिसर इसका क्या बनने वाला है, परिसर भी आर। आर मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। सारी संख्याओं के बारे में मैं कल लेक्चर ले लूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आपको मैं समझा दूं इसमें कि कल जो हमने बात किया था फलन को, अभी मैंने लिखा भी था शायद, फलन इस रूप में लिखा था f a से b। फलन मैंने क्या लिखा था, a से b। अब a से b लिखा था तो इसमें क्या हुआ था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये a होता है, ये b होता है। a में क्या होता है, प्रांत, a में क्या होता है, प्रांत। अच्छा, जिसपे खत्म a से b है, फलन क्या है, a से b है, तो जिसपे खत्म होगा वो क्या बनेगा, सह प्रांत। ऐसे में क्या मिलता है, परिसर भी बन जाता है। अब देखो प्रांत पे थोड़ा, इससे अब दोनों को मिला रहा हूं मैं जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो हमने फलन अभी पढ़ा था ऐसे a b, यहाँ पर मैंने 1 2 3 a b c d कुछ ऐसा लिया था, फिर ऐसे बनाया था, ठीक है। अब इसी को कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रांत होता है, यहाँ पे क्या होता है, सह प्रांत, और उसी सह प्रांत में ही क्या होता है, परिसर होता है। तो मैंने प्रांत और सह प्रांत यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, प्रांत क्या है, एक्स अक्ष पर है, प्रांत क्या है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पे मान लो मैं कुछ अपने मन से लिख रहा हूँ, x1 होगा, x का मान क्या होगा, x1 होगा, हो सकता है x2 हो, x3 हो, x4 हो, x5 हो, ऐसे होगा प्रांत। अब मान लो फलन कोई है, यहां से यहां क्या है, f है, फलन क्या है, f है। तब x1 मान रखोगे फलन में, x1 मान फलन में रखोगे। जैसे यहाँ पर 1 रखा था, मिट गया, 1 रखा था तो 1 का स्क्वायर क्या मिला था, 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, जैसे x बराबर 1 पर क्या निकाला था, f1, क्या निकाला था, f1। तो यहाँ पर
फलन तो परिभाषित नहीं है कि मैंने परिभाषित क्या है कि एक्स स्क्वायर है कि एक्स की घात 3 है, लेकिन होगा क्या, वो लिखा जाएगा f(x1). क्या लिखा जाएगा, f(x1). ऐसे जब x2 होगा तो क्या लिखा जाएगा, f(x2). फिर x3 होगा तो क्या लिखा जाएगा, f(x3). x4 होगा तो क्या लिखा जाएगा, f(x4). और ये क्या लिखा जाएगा, f(x5). तो ये जो मान आप ABCD में ऐसे ले रहा था, तो हो क्या रहा था कि कोई फलन होगा जिसपे एक का मान एक रखेंगे तो A मिलेगा, 2 रखेंगे तो B मिलेगा, 3 रखेंगे तो C मिल रहा होगा। अब यहाँ पर एक काम हो रहा था पीछे जो चल रहा था कि x1 रखा f(x1), इसको f(x1) का मैंने बोला भी था y, तो यहाँ पर हो सकता है ये y1 हो सकता है ये y2 हो, इसको y3 बोल दे रहा हूँ, y4 बोल दे रहा हूँ, y5 बोल दे रहा हूँ। तो प्रांत में क्या होते हैं, x1 x2 x3, क्योंकि x अक्ष पे प्रांत होता है तो x सारे क्या लिखे होंगे, x1 x2 x3 ये सब किस में होते हैं, प्रांत में होते हैं। और परिसर में क्या लिखा हुआ मिलेगा, fx1 fx2 fx3 fx4 fx5 या y1 y2 y हो या fx हो, y हो या fx हो, तो किस में जाएगा, सहप्रांत या परिसर। और x1 x2 किस में जाएगा, प्रांत में जाएगा। x1 x2 किस में जाएगा, प्रांत में जाएगा। अब यहां से आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो संख्याएं बता दूंगा कि संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद फलन को एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना सिखा दूंगा यहाँ पर। और तो सही है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।